हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ग्लोबल विजन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे GVTI ई लर्निंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा चल रहा है केमिस्ट्री 12th क्लास चैप्टर 2 दैट इज सॉल्यूशंस। तो हम कहाँ तक कर चुके हैं? हम कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस आपका कंप्लीट कर चुके हैं। 7 तरह का जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 7 तरह का आपका था। क्वेश्चंस हमने किए, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हो गए या इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हो गए या एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस हो गए, तो वो सब आपको आने चाहिए। मोलैरिटी से मोलैलिटी कन्वर्जन हमने सीखा यूजिंग डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी से मोलैरिटी भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मैंने आपसे आपको एडवाइस दी कि आप कोई दूसरा फॉर्मूला याद ना करें मोलैरिटी का, वही काफ़ी है और उन्हीं को यूज़ करना आप अच्छे से सीखें। तो आज हमारा ये क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का 2.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, एक्सरसाइज का 2.7 क्वेश्चन कि 300 ग्राम ऑफ 25% लेना है आपको सॉल्यूशन का और 400 ग्राम ऑफ 40% लेना है आपको सॉल्यूशन का। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हैं, जो सॉल्यूशन में जो आपको मास परसेंटेज पूछा गया है रिजल्टिंग सॉल्यूशन, वो क्या कह रहा है कि आप 300 ग्राम 25% ले और 400 ग्राम 40% ले। तो पहले तो परसेंटेज से हटाइए, 2 0 हटाइए, इसको अगर हम निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये हमारा आएगा 75 ग्राम और यहां से आएगा आपका 400 इंटू 40/100 160 ग्राम 160 ग्राम। तो आपका 75 प्लस 160 कितना हुआ, 7 + 6 3 कैरी 235 ग्राम आपका एक वेट आया यूजिंग दीज परसेंटेजेस। तो 235 ग्राम हो गया आपका यूजिंग दीज परसेंटेजेस। अब आप एक बात बताइए, आप जब मास परसेंटेज हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, मास ऑफ कंपोनेंट, अब या तो वो सोल्यूट होगा या सोलवेंट होगा। अब इस क्वेश्चन में आपको सोल्यूट और सोलवेंट नहीं दिया गया है, आपको ये दिया गया है कि सॉल्यूशन में से ही 300 ग्राम का 25% ले और उसी सॉल्यूशन में से 400 ग्राम का 40% ले, यानी जो कंपोनेंट आपका बना उसका वेट कितना हुआ यूजिंग दीज परसेंटेजेस, 235 ग्राम। और मास परसेंटेज का फॉर्मूला आप जानते हैं, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे इनटू में 100%। तो मास ऑफ कंपोनेंट तो है हमारे पास, ये हमारा कंपोनेंट का मास है। हमारे पास क्या चीज नहीं है, हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। तो आप एक बात बताइए कि 300 ग्राम लिया आपने 25% का, तो इसमें 300 ग्राम था और उसी में मिक्स किया आपने 400 ग्राम, उसका 40% लिया, तो 300 प्लस 400 कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। तो आ गया आंसर, W/W क्या आएगा आपका 235 मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। तो काट लीजिए इसको और आपका जो भी आंसर आएगा पॉइंट्स में उसको लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन था आपका, ये आ रहा है 33.571%। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, जैसे इसमें मास ऑफ सॉल्यूशन का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अब हम चलते हैं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पे, एंड दैट इज 2.6 एक्सरसाइज का। ये बच्चे छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को क्योंकि समझ में ही नहीं आता। समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि उनको स्टोइशियोमेट्री नहीं आती। इस क्वेश्चन में आपकी स्टोइशियोमेट्री लगेगी, उसकी भी हम जल्दी एक वीडियो डाल देंगे। अभी आप इसी में स्टोइशियोमेट्री समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको करते हैं सोल्व। तो क्वेश्चन में आपको दे क्या रखा है, देखिए जो HCl है वो हमारा 0.1 मोलर है, मोल पर लीटर, और उसको रिएक्ट करवाया जा रहा है HCl को Na2CO3 के साथ
और उसी सॉल्यूशन में NaHCO3 के साथ भी वो रिएक्ट हो रहा है। ठीक है, हमें ये दे रखा है, देखिए इसका मतलब समझिएगा, कंटेनिंग इक्विमोलर। इक्विमोलर का मतलब यहाँ पर मोलैरिटी से नहीं है, इक्विमोलर अमाउंट्स ऑफ बोथ का मतलब है यहाँ पर इनके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है। तो मैं इसको A कंपोनेंट मान लेता हूँ, लेट दिस बी A एंड दिस बी B। सो हमें दे रखा है Na इज इक्वल टू NB। इक्विमोलर का मतलब ये होता है, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है वो ये दे रखा है कि Na2CO3 जिसको हमने A माना है और NaHCO3 जिसको हमने B माना है, मिला के टोटल 1 ग्राम है। ठीक है, तो अगर हम WA को x ग्राम मान लें, यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ये लिखना पड़ेगा आपको, लेट A इज इक्वल टू लेट A be Na2CO3 एंड B be NaHCO3 गिवन Na इज इक्वल टू NB गिवन WA प्लस WB, ठीक है, इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है सोल्व होना। सो WB क्या होगा, यहाँ से 1 माइनस x ग्राम हो जाएगा। अगर ये हमने x माना है तो WB क्या आएगा, 1 माइनस WA यानी 1 माइनस x ग्राम। ठीक है, अच्छा ये हमें दे रखा है Na इज इक्वल टू NB। तो Na क्या होगा, गिवन मास ऑफ A डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ A। तो गिवन मास तो है हमारे पास, हमने x मान लिया है उसको। ठीक है, हमारे पास है ही नहीं कुछ तो x मानेंगे। मोलर मास हम निकाल सकते हैं, फॉर्मूला है Na2CO3 का, तो मोलर मास निकाल सकते हैं। Na का पता होना चाहिए आपको, नहीं पता तो पेपर में मिलेगा, 23 होता है, 23 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। सारे की यूनिट्स क्या होंगी, ग्राम पर मोल होगी। तो इसका हम मोलर मास निकाल लेते हैं। तो इसका मोलर मास आएगा आपका 46 प्लस 12 प्लस 48। ठीक है, मोलर मास मैं उम्मीद करता हूँ आपको आता होगा निकालना। तो ये आपका कितना आएगा, 46 प्लस 12 ये हो गया 58 एंड 48, 106 आएगा ये, है ना, 106 आ गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है गिवन ये था हमें, Na इज इक्वल टू NB। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स हम कहेंगे गिवन मास जो हमने x माना है डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना आया 106। NB क्या होगा, गिवन मास ऑफ B जो हमने 1 माइनस x निकाल लिया था। और इसका मोलर मास कितना होगा NaHCO3 का, यहाँ निकाल लेते हैं साइड में, 23 प्लस 1 प्लस कार्बन का 12 प्लस O3 का 48, एक ऑक्सीजन का 16, 3 का 48, ये हो गया 60 और ये हो गया 24, यानी 84 आपका ग्राम पर मोल मोलर मास आएगा। तो यहाँ से हमारा x आ रहा है 84x इज इक्वल टू 106 माइनस 106x, इसको इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 190 x इज इक्वल टू 106। तो यहाँ से हमारा x आ गया 106 अपॉन 190। इसको काटिएगा मत, इसका काट सकते हैं लेकिन मेरी एडवाइस है काटिए मत। ठीक है, क्वेश्चन याद ही करना होता है, कुछ कई बार आपको क्वेश्चन याद करने पड़ते हैं कि हमें क्यों नहीं काटना। आप काट सकते हैं, 2 से 2 जितना भी कटेगा ये। तो x हमारा आ गया आपका WA आ गया। तो क्या हम यहाँ से WB नहीं निकाल सकते, WB क्या आया था हमारा 1 माइनस x आया था। ठीक है, तो WB क्या होगा आपका 1 माइनस WA आया था हमारा 106/190। तो इसका एलसीएम लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 190 माइनस 106 डिवाइड बाय 190, आएगा 84/190 ग्राम। मैं काटने के लिए क्यों मना कर रहा था आपको, देखिए अब अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A क्या होंगे, गिवन मास ऑफ A डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ A। सो व्हाट इज गिवन मास ऑफ A, गिवन मास ऑफ A के हमारा कितना आया था x हमारा क्या था, गिवन मास ऑफ A था 106/190। 106/190 गिवन मास है, डिवाइड बाय मोलर मास भी इसका कितना था 106 ही था। तो 106 से 106 आपका कट जाएगा और इसके 190 मोल आ जाएंगे। और क्योंकि Na इज इक्वल टू NB हमें गिवन था, इक्वी मोलर का मतलब यही था, तो हम NB सीधा लिख सकते हैं 1/190। या फिर अगर आपको शक है, देखिए NB क्या होगा, गिवन मास ऑफ B डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ B। सो गिवन मास ऑफ B कितना आया था 84/190, 84/190 डिवाइड बाय, और मोलर मास ऑफ B भी कितना था 84, तो आ गया 1/190 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक जो है नॉर्मली हर बच्चा कर सकता है, सीख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स से हमारा गिवन मास आ गया, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स भी आ गया, गिवन मास आ गया। तो ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आपका जो HCl है
वो दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, Na2CO3 के साथ एंड NaHCO3 के साथ। तो HCl प्लस Na2CO3 ये भी रिएक्शन हो रही है एंड साथ के साथ HCl प्लस NaHCO3 ये रिएक्शन भी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली बात यह है कि क्या यहाँ पे इनके जो मोल्स आएंगे वो 1-1 होंगे। जो इनके मोल्स आएंगे, देखिए स्टोइशियोमेट्री में होता क्या है कि आपका जो इक्वेशन है वो एकदम बैलेंस होना चाहिए, एकदम बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो आप स्टोइशियोमेट्री लगा नहीं सकते, आपका आंसर जो है वो गलत आएगा। तो स्टोइशियोमेट्री कब लगती है, कैसे आपको पता लगेगा? जब आपको थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स का अंदाजा होगा। अब इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशंस केमिकल रिएक्शंस की नहीं दी गई है, तो आप खुद इनको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा ना, लिखा हुआ कि हाउ मेनी, एनसीईआरटी से अगर क्वेश्चन उठ के आया तो इसका मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। ठीक है, सीबीएसई इतनी हेल्प नहीं करता, बस वो इतनी हेल्प कर सकता है कि आपको मोलर मासेस दे देगा सबके, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स दे देगा सबके। तो देखिए अब इतना थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि आपका NaCl तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट्स भी आप बेशक भूल जाइए 2 मिनट के लिए, लेकिन अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। प्लस थोड़ा सा देखिए अंदाजा लगाइए, इससे CO2 तो निकलता ही है। अब इस हाइड्रोजन का क्या करेंगे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यार क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं, तो एक इक्वेशन तैयार हो गई। अब देखिए यहाँ पर देखिए Na कितना है आपका? 2 है ना, तो यहाँ पर बैलेंस होना चाहिए Na, तो यहाँ 2 लगाएंगे आप। प्रोडक्ट में बेशक आप मत बैलेंस करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ अगर आपने 2 लगा दिया तो क्लोरीन कितने हो गए? 2 हो गए। तो हमें ये पता, बस अगर ये आपको पता है कि Na2CO3 के साथ HCl के जो मोल्स आने वाले हैं 2 आने वाले हैं, तो आपका क्वेश्चन ये सोल्व है। ठीक है, बस आप ये याद कर लीजिए, नहीं तो आप पूरी इक्वेशन को ही याद कीजिए। पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट्स भी कैसे बनते हैं। अब इसमें आते हैं, हम इसमें क्या क्या बनेगा? सेम प्रोडक्ट्स यहाँ जो बने हैं सेम प्रोडक्ट्स यहाँ बनेंगे। आप देख सकते हैं क्लियरली NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, और ये इक्वेशन आपकी खुद ब खुद बैलेंस हो गई। इसमें हमें कुछ भी कार्यक्रम करने की कतई आवश्यकता नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब स्टोइशियोमेट्री पे आते हैं। क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है? क्वेश्चन काफी लंबा है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl। तो हमें HCl के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है, हमें जो आंसर निकालना है वो HCl का हमें निकालना है। तो हम देखिए, जब भी हम आंसर निकालते हैं, जिसका भी आंसर निकालना है उसे हम राइट साइड में लिखेंगे, और जो हमें गिवन होता है, जो हमें पता है, जो नोन होता है, उसे हम लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन पता है या नहीं पता, हमें किसकी इंफॉर्मेशन निकालनी है? हमें HCl के बारे में कुछ पूछा गया है क्वेश्चन में, तो हम HCl को राइट साइड में लिखेंगे। राइट साइड का मतलब ये नहीं कि इसको उठा के मैं यहाँ लिख दूं। अब जो हम स्टेटमेंट्स लिखने जा रहे हैं, स्टोइशियोमेट्री कैसे होता है देखिए, इसका 1 मोल है, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 मोल, और यहाँ तो दोनों के 1-1 मोल है। इनको बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट या मोल्स बोल लीजिए। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 मोल ऑफ Na2CO3 reacts with या require 2 मोल ऑफ HCl। ये देख सकते हैं आप, इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो रिएक्ट करने का क्या मतलब है? फिर कब रिएक्ट करेगा? जब वो उसको फुलफिल करेगा। तो इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिक्वायर हो रहा है। यहाँ पर साथ साथ चलते हैं। HCl के बारे में निकालना तो उसे राइट साइड में लिखेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ 1 मोल ऑफ NaHCO3 रिक्वायर 1 मोल ऑफ HCl। अब हम अगर 1 मोल को इतना रिक्वायर है, तो हमारे पास Na2CO3 के मोल्स कितने हैं? हमारे पास Na2CO3 के मोल्स थे 1/190, और B के भी इतने थे, NaHCO3 के भी इतने थे। यानी अगर 1 को इतना, तो 1/190 मोल को कितना? 1 को 1/190 कैसे बनाएंगे? जब इसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ हो जाएगा 2/190, 2 × 1/90 मोल ऑफ HCl। यहाँ कितना हो जाएगा? NaHCO3 के भी मोल्स कितने हैं? 1/190। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 1/190 हो जाएगा, बराबर है ना। यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल लिखा, तो यहाँ अगर 1/190 लिखा तो यहाँ पर भी 1/190 लिखा। अब देखिए, हाँ, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl आप देखते हो, HCl ने इसके साथ भी रिएक्ट कर लिया, HCl ने इसके साथ भी रिएक्ट कर लिया,
तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे HCl के कितने आए, Na2CO3 के साथ आए उसके 2/190 प्लस NaHCO3 के साथ आए उसके 1/190। एलसीएम लिया, ये आ जाएगा 3/190 मोल। ठीक है, ये कैसे आए हमारे स्टोइशियोमेट्री से। अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग स्टोइशियोमेट्री के सर इसे अच्छे से समझा दीजिए, तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम एक सेपरेट वीडियो बहुत अच्छे तरीके से विद मैनी क्वेश्चंस हम इसको अपलोड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अभी समझने की कोशिश कीजिए, इस क्वेश्चन में तो इतनी ही स्टोइशियोमेट्री लगेगी, बाकी स्टोइशियोमेट्री लग सकती है, मास पूछ सकता है, वॉल्यूम पूछ सकता है, पता नहीं क्या क्या पूछ सकता है, अभी तो इतनी ही लगेगी इस क्वेश्चन में। अब आगे देखिए, उसने पूछा क्या था आपसे, हाउ मैनी मिलीलीटर पूछा था। तो मिलीलीटर क्या होता है, वॉल्यूम होता है, और उसने दिया क्या था, मोलैरिटी दिया था आपको 0.1 मोलर। तो मोलैरिटी होता क्या है, मोल पर लीटर, और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पूरा लिखेगा इसको फॉर्मूले को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना, ये वो पूछ रहा है। ठीक है, तो 0.1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसकी मोलैरिटी दी थी, HCl की, HCl के सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी थी, HCl की सॉल्यूशन की। तो HCl वहां पे क्या होगा, सोल्यूट होगा, देन HCl इज एक्टिंग एज सोल्यूट हियर। सो HCl के मोल्स कितने थे, 3/190, ये हमारे मोल थे, है ना। लीजिए इसको लिख देते हैं मोल पर लीटर, और यहाँ लिख दिया मोल, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल से मोल कट जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 1/190 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0.1 डिवाइड बाय लीटर। देखिए मैं एक एक चीज लिख रहा हूँ, 3/190 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये लीटर में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको अगर मैं इधर भेज दूं, लीटर को इधर भेज दूं, तो ये आ जाएगा 3 लीटर डिवाइड बाय 0.1 इंटू 190। ठीक है, मैथ आनी चाहिए भैया, मैथ प्रॉपर आनी चाहिए। लेकिन उसने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूछा किसमें, उसने पूछा है मिलीलीटर में, तो लीटर को उठा के लिख दिया 1000 मिलीलीटर। इसको हम सोल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा मिलीलीटर में, जो कि कितना आएगा, 157.89 मिलीलीटर। तो कैसा लगा क्वेश्चन यार, समझ आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसे शेयर करिए, अगर किसी को क्वेश्चन नहीं आता उसे शेयर कीजिए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। तो एक बार मैं दोबारा इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं, हमने करा क्या, क्वेश्चन में क्या पूछा था, वॉल्यूम पूछा था, HCl की मोलैरिटी दे रखी थी, HCl रिएक्ट कर रहा है आपका Na2CO3 और NaHCO3 के साथ, इन दोनों का मिला के जो मास दे रखा है दैट इज 1 ग्राम, और इनके इक्विमोलर का मतलब बताया था, इनके नंबर ऑफ मोल्स बराबर। तो हमने क्या कहा था, एक को A मान लिया था, एक को B मान लिया था, Na2CO3 को A मान लिया, NaHCO3 को B मान लिया, और हमें मास तो दिया नहीं था, तो टोटल मास हमें पता था इन दोनों का मिला के 1 ग्राम है, तो एक को हमने X मान लिया था, तो दूसरे का क्या हो गया 1 - X। अब हमें दूसरी जो इंफॉर्मेशन थी दैट वाज अबाउट नंबर ऑफ मोल्स, उनके इक्वल थे, तो हमने क्या किया, मोल्स को इक्वल रखा, गिवन मास ऑफ A डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ A इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ B डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ B। हमने सोल्व किया, X आ गया, गिवन मास ऑफ A आ गया। ठीक है, 1 - X किया तो गिवन मास ऑफ B आ गया। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, किया A में किया तो A के मोल्स आ गए, और क्योंकि इनके मोल्स इक्वल थे, Na इज इक्वल टू NB दे रखा था, तो दोनों के मोल्स आ गए। उसके बाद हमने इक्वेशन बनाई, इक्वेशन में स्टोइशियोमेट्री लगाई, ताकि हमें ये पता चल सके कि HCl के मोल्स कितने होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें तो मोलैरिटी दी गई थी, मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जरूरी है अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो। ठीक है, सिमिलरली NaCO3 से हमने पता लगाया कि HCl के कितने मोल्स आएंगे, ये भी पता लग गया। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स विद इन द सॉल्यूशन कितने थे, HCl के 3/190। उसके बाद मोलैरिटी में हमने नंबर ऑफ मोल्स पुट किए और हमारा वॉल्यूम आ गया 157.89 इन मिलीलीटर आ गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, दैट इज सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी क्या होता है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ any solute that can be dissolved in a specified amount of
सोलवेंट, और सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो सॉल्यूशन बन गया, उसमें आप सोल्यूट डाल रहे हैं ना, तो सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमें जो सोल्यूबिलिटी पढ़नी है, आप समझ गए होंगे यार, किसी भी सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट जो आप किसी भी सोलवेंट में, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सोलवेंट में आप डाल सको। जैसे आपने पानी लिया, 1 गिलास पानी लिया, आप चीनी भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, तो ऐसा होगा कि चीनी भरते 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 वो सारी डिजोल्व होने लगेगी? जी नहीं, एक टाइम ऐसा आएगा जब चीनी आपकी घुलनी, डिजोल्व होनी बंद हो जाएगी। ठीक है, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी जो हमें पढ़नी है, सोल्यूबिलिटी हमें 3 तरह की पढ़नी है। सॉलिड इन लिक्विड, हमेशा सोलवेंट क्या होगा, हमेशा सोलवेंट हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग लिक्विड होगा। गैस इन लिक्विड इसके बाद पढ़ेंगे, एंड देन हम पढ़ेंगे लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, तो सोल्यूट आपका सॉलिड, लिक्विड या गैस में से कुछ भी होगा, सोलवेंट हमेशा हमारा लिक्विड होगा। तो अभी हम पढ़ रहे हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन अ लिक्विड। ठीक है, तो पहले इसका हम प्रोसेस समझते हैं। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है, डेफिनेशन को 2 मिनट के लिए आप इग्नोर कीजिए, पहले हम थोड़ा सा प्रोसेस समझते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका फंडा क्या है, मतलब किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है। तो आप देखिए, जब आप ग्लूकोज को या चीनी को पानी में डालते हो तो आराम से घुल जाती है। वहीं पर आप लीजिए कोई सब्सटेंस लीजिए, जैसे नेप्थलीन की गोलियां ले लीजिए, नेप्थलीन की गोली पानी में डालोगे तो घुलेगी नहीं, वो डिसोल्व नहीं होगी, जबकि नमक जो है वो डिसोल्व हो जाता है। इसका मतलब कुछ ऐसा फंडा है पानी के साथ और नेप्थलीन की गोली के साथ जो एक दूसरे को मैच नहीं करा रहा। उस फंडे का नाम, उस प्रिंसिपल का नाम है like dissolves like, बोले तो polar dissolves polar and non-polar dissolves non-polar। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑयल आप ले लीजिए, ऑयल आप ले लीजिए, अब ऑयल जो है वो प्रॉपर, अगर आप कह रहे हो लिक्विड है ना, तो उसको चलो जमा दीजिए, उसको सॉलिड बना दीजिए। अब उसको पानी में डालिए और घोलिए, नहीं घुलेगा। कैरोसिन ले लीजिए, नहीं घुलेगा, जबकि ऑयल एंड कैरोसिन एक दूसरे में घुल सकते हैं। तो यही बात होगी वहां पे, पोलर डिसॉल्व्स पोलर। इसका एग्जांपल हो गया जैसे NaCl इन H2O, तो नमक आपका घुल जाता है। अब आते हैं चीनी पे, चीनी भी तो पोलर नहीं है, लेकिन चीनी का जो स्ट्रक्चर है वो मैच करता है पानी के लिए, मतलब फ्रेंडली नेचर है उसका, पानी के लिए फ्रेंडली नेचर है, क्योंकि जो आपका चीनी का जो फॉर्मूला होता है, शुगर का जो फॉर्मूला है, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आता है। उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि वो फिट बैठ सकता है आपका पानी के लिए। ठीक है, नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर का एग्जांपल है ऑयल इन पेट्रोल या ऑयल एंड पेट्रोल, मतलब पेट्रोल को आप ऑयल में मिक्स कर दीजिए तो वो घुल जाते हैं। तो ये एक फंडा है आपका, ये प्रिंसिपल है सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड का। अब इसमें कुछ डेफिनेशन है, जब आप डिसॉल्व कर रहे होंगे तो डिसॉल्व करते करते, जैसे आपने डिसॉल्व किया, व्हेन अ सॉलिड डिसोल्यूशन, पहला जो प्रोसेस आपका, पहली जो डेफिनेशन है, इसमें डेफिनेशन है, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, सम ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन द सॉल्यूशन। सीधी सी बात है, अगर आपने पानी में शुगर डाली, मान लो 5 ग्राम डाली, ठीक है, उसको डिसॉल्व किया, तो जब आप घोलते रहेंगे, बिल्कुल जब स्टेज आपने डाली, इनिशियल स्टेज आपने डाली, घोलने स्टार्ट नहीं करी, तो खुद भी थोड़ी बहुत वो घुलेगी। ठीक है, पानी में चीनी घुलती है, उसके बाद आपने घोलने स्टार्ट करी, तो होगा क्या, सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन के अंदर वो बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। इसके जो पार्टिकल्स है वो अंदर जाएंगे, अब उसकी कंसंट्रेशन आपकी बढ़ेगी। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ना। ठीक है, पेपर में क्या आएगा, पेपर में कुछ नहीं आएगा, इससे मैंने आज तक तो देखा नहीं कि पेपर में आया हो। इस टॉपिक से नहीं आया डेफिनेशन रिगार्डिंग, बट अगले टॉपिक से आएगा जो हम पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट प्रोसेस है इसी में क्रिस्टलाइजेशन। जब आप चीनी वीनी घोलते हो तो होता क्या है कि इस क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, मान लीजिए इस क्रिस्टलाइजेशन समझिए कि जैसे ठंडा पानी लीजिए और गर्म पानी लीजिए, ठंडे पानी में चीनी घोलिए कम घुलेगी, लेकिन गर्म पानी में अगर आप चीनी घोलते हैं तो ज्यादा घुलती है। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब होगा क्या, मान लीजिए आप एक ऐसा कंपोनेंट लीजिए जिसके क्रिस्टल विस्टल बन जाए, जैसे CuSO4, उसको आप डालिए गर्म पानी में डाल दीजिए, गर्म पानी में डाल के छोड़ दीजिए,
कुछ जो घुलना होगा, कुछ जो डिजोल्व होना होगा वो घुल जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही पानी ठंडा होगा तो उसके क्रिस्टल बनने स्टार्ट हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। कि जब आपका कुछ पार्टिकल सोल्यूट के डिजोल्व हो जाए, अंदर क्या करेंगे? वे कोलाइड करेंगे एक दूसरे से, है ना, वो दिखाई नहीं देगा, अलग बात है। और फिर जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सेपरेटेड आउट हो जाएंगे ऑफ द सॉल्यूशन। जो क्रिस्टल बने आपके CuSO4 के, वो सॉल्यूशन का पार्ट है ही नहीं, वो तो अलग थलग हो गया ना, अलग हो गया, इसीलिए तो क्रिस्टल बने। अगर क्रिस्टल नहीं बनते तो उसके अंदर घुला हुआ होता, वो दिखता ही नहीं, वो क्रिस्टल बनते ही नहीं। इसी का मतलब है क्रिस्टलाइजेशन, कि जब आप कुछ सोल्यूट के पार्टिकल्स उसमें डालते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में, तो कुछ सोल्यूट के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और फिर वो सॉल्यूशन से गेट सेपरेटेड हो जाते हैं। तो ये डेफिनेशन होगी सेकंड आपकी। थर्ड डेफिनेशन आपकी, थर्ड डेफिनेशन जो है उसको अभी बताता हूँ। क्रिस्टलाइजेशन मैंने जब अभी बताया आपका, वही कोल्ड लिक्विड और हॉट लिक्विड वाला। तो उसका एग्जांपल था आपका CuSO4 को जब आप हॉट वाटर में डाल देते हैं। तो ये जो फंडा है क्रिस्टलाइजेशन का, ये टेम्परेचर पे बेस्ड है। फिर इसको आप कूल कर दीजिए पानी को, तो आपके CuSO4 के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। पेपर में ज्यादा से ज्यादा वो डेफिनेशन पूछ सकता है, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो डेफिनेशन है दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने चीनी ली, पानी लिया, आप चीनी डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, एक टाइम क्या आएगा जब चीनी घुलनी बंद हो जाएगी। तो उस टाइम पे जो सॉल्यूशन बना, जो चीनी घुल चुकी थी, उसके बाद जो चीनी घुलनी बंद हो रही है, चीनी घुलनी क्यों बंद हो रही है? क्योंकि आपका सॉल्यूशन बन गया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि जब आपका ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कोई आप सोल्यूट और ऐड तो कर सकते हो लेकिन डिसोल्व नहीं कर सकते, और सॉल्यूशन मांगता है कि भाई सोल्यूट आपका डिसोल्व होना चाहिए, ठीक है, इन विच such a solution in which no more solute can be dissolved at same temperature and pressure। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी पानी को आप, अगर चीनी नहीं घुल रही, उसी पानी को आप गर्म कर दीजिए, वो चीनी घुल जाएगी। अनलिमिटेड नहीं होगा, लिमिटेड टाइम तक ही होगा, अनलिमिटेड नाम की कोई चीज नहीं है। तो टेम्परेचर और प्रेशर को हम सेम रखते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ, जैसे 100 मिलीलीटर अगर हम आपका पानी लें या 100 ग्राम आपका पानी लें, ठीक है, तो उसमें जो आपकी चीनी की जो क्वांटिटी जो घुल सकती है दैट इज 180 ग्राम। एक एग्जांपल है, मतलब 100 मिलीलीटर पानी के बाद 180 ग्राम आपकी चीनी ही घुल सकती है, 181 ग्राम 181 ग्राम नहीं घुल सकती। ठीक है, तो ये था आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? व्हेन सच अ सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी एडेड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसी में अभी आपका चल रहा है सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड चल रहा है। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है ये है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बच्चों को आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इसमें लगता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। स्टेटमेंट के अलावा बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता कि ये यूज कैसे करते हैं। तो बताते हैं इसको यूज कैसे करते हैं। इसको हम यूज करेंगे एकदम प्रैक्टिकल वे में, एकदम प्रैक्टिकल वे में, आपको एक झटके में क्लियर हो जाएगा। तो आपका जो रिएक्शन होता है, कोई भी आप प्रोसेस कर रहे हैं, आप चीनी भी बोल रहे हैं, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। दो तरह का हो सकता है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। भाई टेम्परेचर कहाँ आता है? टेम्परेचर आपका एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का रोल प्ले करने ही आता है ना। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है कि इसको आप लीजिए विंटर की तरह। एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक आप जानते हो डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब होता है कि हीट जो है आपको देनी पड़ेगी, हीट एब्जॉर्ब हो जिस रिएक्शन में, है ना। डेफिनेशन तो आपको पता ही होगी, तो मैं कह रहा हूं डेफिनेशन को मारो गोली। एंडोथर्मिक को याद कर लो कि ये विंटर है। क्या है? विंटर है। अगर विंटर है तो आप एसी एयर कंडीशन स्टार्ट करेंगे, एयर कंडीशनर, या फिर आप हीटर स्टार्ट करेंगे। सबका आंसर होगा कि हम हीटर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। एसी तो टेम्परेचर घटा देगा, आपका ठंडा कर देगा वातावरण को, इन्वायरमेंट को, और ऑलरेडी वहां पर ठंड है, हम और ठंड क्यों करें। तो हम कंफर्टेबल पोजीशन के लिए हीटर चलाकर अपना रूम का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, और वो हमारे लिए एक पॉजिटिव कंडीशन होती है। अगर वहीं पर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें, मैं एसी ऑन कर दूं, तो वो हमारे लिए एक अनकंफर्टेबल पोजीशन होगी, नेगेटिव पोजीशन होगी, नेगेटिव वे होगा हमारे लिए। तो जब भी पॉजिटिव कंडीशन हो, इफेक्ट ऑफ सोल्यूबिलिटी हम पढ़ रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्यूबिलिटी है, ठीक है। सोल्यूबिलिटी वहां पर इंक्रीज होगी,
सॉलिड्स इन लिक्विड की, और नेगेटिव है तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। टीचर कहेगा आपसे भैया एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो सोल्यूबिलिटी होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की होगी, तो देख लो, और एक्सोथर्मिक के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसको क्यों याद करना, इस लाइन को क्यों याद करना, और ये सारा क्या है, ली चैटल प्रिंसिपल है, और ये मैंने एकदम प्रैक्टिकल वे में आपको बताया है। जिस स्टेज में आप कंफर्टेबल हो, जिस स्टेज में आप कंफर्टेबल हो, टेम्परेचर बढ़ाया आप कंफर्टेबल हो, तो आपकी सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी पॉजिटिव वे। अगर आप अनकंफर्टेबल हो टेम्परेचर घटाने पर, जो इस केस में हुआ, तो आप अनकंफर्टेबल हो तो सोल्यूबिलिटी घटेगी। अब आप खुद आप देख सकते हैं, एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस अगर होता इसमें डेल्टा एच लेस देन 0 होता है। इसमें सब जानते हैं कि हीट इवोल्व होती है, हीट इवोल्व होने का मारो गोली। अगर एंडोथर्मिक मैंने विंटर बताया था, तो एक्सोथर्मिक हमारा क्या होगा, समर होगा। गर्मी के मौसम में टेम्परेचर घटाते हैं कि बढ़ाते हैं, एसी ऑन करते हैं, कूलर ऑन करते हैं या हीटर ऑन करते हैं, एसी या कूलर ऑन करते हैं भाई कंफर्टेबल पोजीशन, तो टेम्परेचर हम डिक्रीज करते हैं, हीटर ऑन करोगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसमें से पॉजिटिव कंडीशन आपके लिए कौन सी है, ऊपर वाली है, टेम्परेचर घटाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नेगेटिव कंडीशन है, जहां पर पॉजिटिव सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, जहां पर नेगेटिव सोल्यूबिलिटी आपकी डिक्रीज होगी। ये सारा क्या है, ये सारा है आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल है। पूछ लेगा क्वेश्चन, एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्यों, कहेंगे सोल्यूबिलिटी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, मतलब डिक्रीज होगी। क्यों हो रहा है भाई, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। इसकी स्टेटमेंट याद है तो लिख दीजिए, बढ़िया रहेगा, एग्जामिनर हैप्पी हो जाएगा, इंप्रेस हो जाएगा। समझ आया? अगर समझ नहीं आया कमेंट बॉक्स में टाइप करो और अच्छे से समझाएंगे। बट दिस इज द सिंपलेस्ट वे, इससे सिंपल नहीं हो सकता है, ठीक है, इतना सिंपल नहीं हो सकता। तो एक्सोथर्मिक के लिए टीचर कह देगा सोल्यूबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैं कह रहा हूं ऐसा याद ही क्यों करना है, जितने कम फॉर्मूले हो सके उतने कम फॉर्मूले आप याद कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये हमारा टॉपिक चल रहा था जो अब खत्म होने वाला है, सॉलिड इन लिक्विड। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अभी पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ता है सॉलिड्स एंड लिक्विड पे, बिकॉज दे आर इनकम्प्रेसिबल। फॉर एग्जांपल, आप ग्राउंड लेवल पे अपने घर पे आप चीनी घोल रहे हैं, चीनी घोल दी, घुल गई, मान लो 1 मिनट लग गया। वही चीनी आप पहाड़ पे जाके घोलें सेम वाटर में, तो कितना भाई 1 मिनट 5 सेकंड लग जाएगा, ज्यादा ज्यादा 1 मिनट 1 सेकंड लग जाएगा, 1 मिनट 10 सेकंड लग जाएगा। कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं हो रहा है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है पहाड़ पे जाने पे, चीनी घुल ही नहीं रही है। बर्फ में भाई मतलब आग लगा के आपको पानी गर्म करना पड़ रहा है, उसके बाद चीनी घुल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। प्रेशर का कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए ली चैटलियर प्रिंसिपल के लिए। दिस इज द सिंपलेस्ट वे, ऐसे कोई आपको बताएगा नहीं, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के साथ, हेनरी लॉ के साथ। बढ़िया एकदम टॉपिक है वो, उसमें बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स हैं, उसके बाद राउल्ट्स लॉ करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्टे होम स्टे सेफ, अपना ध्यान रखिए, कोरोना से बच के रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।